हेलो एवरीवन। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ वो बहुत से एस्पिरेंट्स की सिचुएशन होती है और मैं खुद उस सिचुएशन में रह चुकी हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बात पर बात कर पाना, उस टॉपिक पर बात कर पाना थोड़ा आसान है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत सालों से किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, जब सिविल सर्विसेज नहीं हुआ तो रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी करी और अब उनमें भी पेपर नहीं निकल रहा है। और बार बार जब ये आपको हार का सामना करना पड़ रहा है तो आपके दिमाग में जाहिर सी बात है कि ये डाउट आता होगा कि हम बार बार क्यों हार रहे हैं, क्यों ऐसा मेरे ही साथ हो रहा है कि किसी भी लिस्ट में, किसी भी पीडीएफ में मेरा नाम ही नहीं आ रहा है। वाई इज दिस हैपनिंग? और अगर मैं इसे दूसरे तरीके से कहूँ तो व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग, ये हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जब हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं या जब हमने ग्रेजुएशन को बहुत ही ताज़ा ताज़ा फिनिश किया होता है तब हमारे लिए किसी को भी ये कह पाना कि हम तैयारी कर रहे हैं बहुत ही आसान बात होती है। लेकिन अब जब इतने साल हो गए और हमारा डेली का वही रूटीन है कि हम उठते हैं, मुंह उठाते हैं और लाइब्रेरी चले जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। हर कोई हमें क्वेश्चन करता है एंड नो मैटर हम इस बात को कितना भी कहें कि फैमिली इज सो क्लोज टू अस, बट एक लेवल के बाद में इवन आवर फैमिली स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग अस कि भाई तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, और अगर ये नहीं हो रहा है तो कुछ और कर लो। और अब जब ग्रेजुएशन के बाद इतने साल का गैप आ गया तो कुछ और क्या कर लें हमें ये भी नहीं समझ आ रहा होता है। और इस वक्त बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक डिप्रेशन में होते हैं, एक लूप में होते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा होता है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, अब हम आगे ऐसा क्या करें कि हम इस लूप से बाहर निकल सके। ये जो एक साइकिल क्रिएट हो गई है कि हम ना चाहते हुए भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी इतनी कोशिश करने के बाद भी अब वो रिजल्ट नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम इस साइकिल से बाहर निकल सकें? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर अस? और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है, तुम्हारी किस्मत में नहीं था इसलिए ऐसा नहीं हुआ। आई अग्री, किस्मत का रोल होता है और किस्मत का एक अच्छा खासा रोल होता है। बट अगर आप कभी अपने आप को बैठ के एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कमी जो थी वो हमारे एफर्ट्स में थी। किस्मत अपना रोल तब प्ले करती है जब हम अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके होते हैं, जब हमारे एंड पे चीजें पूरी तरीके से डन हो, तब हम किस्मत को ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप में और मुझ में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को भी ठीक से कंप्लीट नहीं किया है, जिनकी प्रिपरेशन में ही लूप होल्स हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ उन्हीं लूप होल्स को के बारे में बात करूंगी। और ये लूप होल सिर्फ आपको लेकर के नहीं है। जब मैं खुद तैयारी करती थी, आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज, तो उन अटेम्प्ट्स के अंदर जब मेंस भी लिखा तो ऐसी क्या कमी थी कि बार बार तुम मेंस तक पहुंच रहे हो लेकिन तुम्हारा मेंस क्लियर नहीं हो रहा है? तो अपने अंदर भी मैंने जो कमियां देखी, और अभी जब मैं टीचिंग में हूँ, मेंटरिंग में हूँ, जब मैं ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस स्टूडेंट से बात करती हूँ, तो जो कमियां मुझे दिखाई देती हैं कि अच्छा ये कारण है, इसकी वजह से इन लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उन सारी कमियों के ऊपर मैं बात करूंगी। ताकि अब अगर जब आप नबार्ड 2026 एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो शुरुआत में आपको पहले इन रेड फ्लैग्स के बारे में बताओ कि हमें ये बुलेट्स तो पक्का डॉज करनी है। अगर ये कमियां रह रही हैं तो नो मैटर कि हम कितने आवर्स बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आने वाला। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर हम बातें करेंगे, कोई स्ट्रेटेजी मैं आपको नहीं बताऊंगी यहाँ पर, वो सब आप ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में सुन चुके हो। लेकिन यहाँ पर हम वो बहुत जरूरी बात करेंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर वो कमी रह कहाँ रही है। बहुत छोटे छोटे लूप होल्स होते हैं लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि हमारी मेहनत का सारा ड्रम खाली कर देते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो अब कमी कहाँ रह रही होती है? सबसे पहली जो कमी है ना वो है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, अब आप ये बात ऑलरेडी 100 लोगों से सुन चुके हो और 100 लोग आपको इस बारे में बता भी चुके हैं। ठीक है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। बट फिर भी अगर आप एनालाइज करोगे आपकी कंसिस्टेंसी के अंदर दिक्कत है। ये मैं कैसे बोल सकती हूँ? क्योंकि ये मेरे अपने साथ भी होता था कि जब पढ़ाई करनी शुरू करते हैं, जब हम किसी एग्जाम को नया नया टारगेट करते हैं, हमारे अंदर बहुत जोश होता है। हम एक दिन में 6 6 घंटे, 7 7 घंटे ऐसे ही बैठ जाते हैं। लेकिन विद इन 2 to 3 डेज, और 2 से 3 दिन भी मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, कई बार तो अगले ही दिन आप बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो। फिर से वही होता है, यार मन नहीं हो रहा, यार पढ़ाई नहीं हो रही है, आज आज रहने देते हैं, आज ये काम आ गए, आज वो काम आ गए, आज फलाने गेस्ट घर पर आ गए, आज हमें फलाने बंदे की बर्थडे पार्टी में जाना है। कुछ रीजन हम अपने आप को देते रहते हैं और ये कंसिस्टेंसी लैक करती है। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब जो होता है ना वो कभी भी ये नहीं होता कि आपकी प्रिपरेशन पूरे साल ऐसी चलेगी, किसी की नहीं चलती। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एटलीस्ट एवरी डे यू आर शोइंग अप।
किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप डेली बेसिस पर पढ़ाई कर रहे हो। अगर ऐसे डेज आ रहे हैं जहां पे आपने 2 से 3 दिन लगातार कोई पढ़ाई नहीं करी, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी में ब्रेक है। और अगेन ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं मेंटर सेशंस लेती हूँ, जब स्टूडेंट से बात करती हूँ, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं अच्छा मैम आप मुझे अपने इस हफ्ते का टारगेट बता दीजिए, मैं कंप्लीट करके आई कनेक्ट बैक टू यू। और मैं ये टारगेट्स बताती भी हूँ, बट वेरी सैडली हार्डली 1 या 2 बच्चे होते होंगे, और लेट मी वेरी ऑनेस्टली टेल यू कि शायद 1-2 बच्चा भी ऐसा नहीं होता जो वापस लौट के आए और कहे कि हाँ जी मैम मैंने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए एंड आप मुझे अगले हफ्ते के भी बताओ। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता। जब आप अपने टारगेट्स को अचीव ही नहीं कर रहे हो, जब आप अपने टारगेट्स को पूरा ही नहीं कर रहे हो, तो आपका एग्जाम कैसे निकलेगा जब आपकी तैयारी ही पूरी नहीं है। आपको पता है कि नबार्ड के एग्जाम के लिए मुझे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग जरूर करनी है, मुझे एआरडी जरूर पढ़ना है, मुझे करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। क्या आप इन तीनों चीजों को कंसिस्टेंटली कर रहे हो? अगर आप ये नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जाम निकलेगा? तो स्टूडेंट, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना, वो है कंसिस्टेंसी की, कि आप लगातार नहीं बैठते हो। अब ये कंसिस्टेंसी का इशू जो है वो अराइज कहाँ से होता है? वो अराइज होता है डिसिप्लिन से। अब आप पूछोगे हाँ मैम ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, डिसिप्लिन रहो डिसिप्लिन रहो डिसिप्लिन रहो, पर कैसे रहें? या क्या होता क्या है ये डिसिप्लिन? क्योंकि वर्ड तो आप, मुझे लगता है हर किसी ने सुना होगा, पैदा होते ही अगर हम सबसे ज्यादा वर्ड कुछ सुनते हैं तो डिसिप्लिन का ही होता है कि डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ही तनाव भरी शक्ल बना करके और अपनी बुक्स के आगे बैठ जाएं। डिसिप्लिन का मतलब है कि जब आपके पास वजह है, बिल्कुल जायज वजह है ना पढ़ने की, उस दिन भी आप किताब उठा के बैठ रहे हो, दैट इज डिसिप्लिन। आप नहीं पढ़ पा रहे 6 घंटे, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर उस दिन भी आपने 2 घंटे लगा दिए, आप जीत जाओगे। यू आर अहेड ऑफ द रेस। लेट मी टेल यू, जब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जब आप अपने टाइम को इधर उधर लगा रहे हो, ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड दे विल बीट यू। ट्रस्ट मी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये डिसिप्लिन नहीं है, ये पावर ऑफ शोइंग अप डेली नहीं है, तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे। क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो टैलेंट को नाश्ते में खा जाता है। सो फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है, दैट इज हैविंग टारगेट्स एंड अचीविंग देम। प्लीज हैव क्लियर टारगेट्स। और ये जो टारगेट्स है ना, अगेन ये टारगेट्स बहुत ज्यादा अंधाधुंध मत बनाइए कि आज मैम की वीडियो देख ली है, आज हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं और हमने 8-10 घंटे का टारगेट बना लिया, अगले ही दिन फेल हो जाओगे यार। मत बनाओ इतने बड़े बड़े टारगेट्स, हैव वेरी स्मॉल टारगेट्स, बहुत छोटा छोटा बनाओ। आपको दिख रहा है ना अपनी प्रिपरेशन, अपनी पहले की परफॉर्मेंस को देखो कि यार मुझसे तो 2-3 घंटे से ज्यादा बैठा ही नहीं जा रहा, परफेक्टली फाइन, मत बैठो 2-3 घंटे से ज्यादा। आप डेली अपने 2 घंटे के टारगेट्स बना लो कि यार मुझे सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करनी है। जब आप कंसिस्टेंटली इस 2 घंटे को अचीव करने लगोगे ना, आप तीसरे घंटे, और जब 3 घंटे होने लगेंगे तो 4 घंटे आप अपने आप बैठने लगोगे। अगर आप पहले ही दिन 8 घंटे के बना लोगे, ये होगा नहीं, मोटिवेशन जीरो, और अगले दिन से फिर नीलबट्टे सन्नाटा, कोई हमारी उस प्रिपरेशन के अंदर फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आपने करनी है, हैव एन एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ। आपको सब कहते होंगे पीवाईक्यू एनालाइज कर लो, सिलेबस एनालाइज कर लो, बट क्या कभी आपने अपने आप को एनालाइज किया है कि मेरी बुद्धि कैसी है, मेरी बुद्धि कितनी देर काम करती है, मैं कितनी देर लगातार बैठ सकती हूँ, कितनी देर मुझसे पढ़ा जाता है? अपने आप को एनालाइज करो, अपने स्ट्रेंथ्स को देखो, अपने वीकनेसेस को देखो। अगेन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बिल्कुल बस की नहीं है कि वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकें, बट फिर भी वो सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं नहीं हम पढ़ लेंगे। अरे मत उठो सुबह तुमसे जल्दी, नहीं उठा जाता। अगर अभी तक निशाचर प्रवृत्ति के थे तो आगे भी निशाचर ही बने रहो, लेकिन अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखो। जो चीज आपको सूट करती है, जितने घंटे आप कर सकते हो, पहले उसको अचीव करो। डोंट सेट योर टारगेट्स बाय लुकिंग एट अदर्स। अगेन इसमें भी बहुत से बच्चे ना मेंटर्स टॉक में आके बात पूछते हैं कि मैम कितने घंटे पढ़ने से पेपर निकल जाएगा? अरे नरेगा की मजदूरी थोड़ी है जो एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स आपको देने हैं। आप अपने आप को देखो कि आप कितने आवर्स प्रोडक्टिवली दे सकते हो, कितने घंटे की सिटिंग में आपका दिमाग एक्टिवली काम कर रहा है, उतने घंटे दे दो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। बट उतने आवर्स आपको डेली बेसिस पे देने हैं, तभी एग्जाम निकलेगा। तो फर्स्ट थिंग जिस पे आपने काम करना है, दैट इज द कंसिस्टेंसी, क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में मिसिंग है और इसके बिना आपका एग्जाम तो नहीं निकलेगा। दूसरी चीज,
आप एक साल में कितने एग्जाम्स देने की सोचते हो? अभी हाल ही में मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी एंड ही टोल्ड मी कि मैम मैंने ना इस बार नबार्ड दिया था और मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, मैंने सिर्फ 14 दिन की प्रिपरेशन करी थी। अब मुझे लग रहा था कि मैं सारे रेगुलेटरी बॉडीज निकाल सकता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने यूपीएससी की तैयारी करी है तो आप 10 दिन में नबार्ड निकाल दोगे, अगर आपने किसी और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करी है तो आप 1 महीने में निकाल दोगे। एक बहुत ही ईमानदारी से मैं आपको ये बात बताती हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। हर एक एग्जाम की अपनी एक गरिमा होती है और आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अगर उस एग्जाम को जितना टाइम चाहिए, जितना एफर्ट चाहिए, अगर आप वो नहीं दे रहे हो, आपका वो एग्जाम नहीं निकलेगा। एक साथ बहुत सारी नाव में बैठने से अच्छा है कि आप एक एग्जाम को पहले टारगेट करो। एक की तैयारी हुई नहीं है और हम साथ में कि अच्छा आरबीआई और नबार्ड का सिलेबस सेम सेम लग रहा है, चलो चलो हम आरबीआई की भी साथ में कर लेंगे। टाइम है तुम्हारे पास इतना? बैठ पाओगे इतना? फाइनेंस मैनेजमेंट कर पाओगे इतना? क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आरबीआई जितना कर पाओगे? अरे जब ये सब नहीं हो रहा है तो पहले एक नबार्ड पे टारगेट कर लो, या अगर आरबीआई को कर रहे हो तो पहले खाली आरबीआई को टारगेट कर लो। व्हाई डू यू वांट टू पुट योर फीट साइमल्टेनियसली इन सो मेनी बोट्स? प्लीज डोंट डू दैट। और अगेन, आपको बहुत सारे एग्जाम्स टारगेट करने चाहिए, इट्स गुड टू हैव अ बैकअप ऑप्शन, लेकिन तब जब आपका मेन ऑप्शन सॉलिड तरीके से तैयार हो। अगर आप नबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, आपने 1 से 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, अब आपका बनता है कि आप आरबीआई को या किसी और एग्जाम को साथ में टारगेट करो। नबार्ड की तैयारी आपने 1 हफ्ते पहले शुरू करी है, इसका आपको ठीक से सिलेबस भी नहीं पता और साथ के साथ आपने आरबीआई भी उठा लिया। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर करके अपना एग्जाम दोगे, लेट मी टेल यू, आपके एग्जाम्स नहीं क्लियर होंगे। क्योंकि हर एक एग्जाम का एक सिलेबस होता है, एक पैटर्न होता है, और वो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करोगे, आप फॉर्म पे फॉर्म फिल करते चले जाओगे और आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। और अगेन, हमारी फैमिलीज के अंदर, स्पेशली इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर ये मेंटालिटी होती है, और हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स हमें ये बात बहुत बोलते हैं, जो भी फॉर्म आ रहा है भर दो, फॉर्म भरने में क्या जा रहा है? फॉर्म भरने में क्या जा रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, आपका कॉन्फिडेंस जा रहा है। जब हर बार आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में नहीं आता, हर बार आप एग्जाम सेंटर जाते हो धक्के खाते हुए, और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इट विल ब्रेक यू डाउन, इट विल शैटर यू इनटू पीसेस एंड इट विल शैटर योर कॉन्फिडेंस इनटू पीसेस। दिस इज व्हाट हैपेंस, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मैं सिविल्स की तैयारी कर रही थी तो मुझे कहते थे ये भी पेपर दे दो, ये भी पेपर दे दो। अरे सिविल्स की तैयारी से बाकी के पेपर नहीं निकलेंगे आपके, उसमें पूछे जाने वाला करंट अफेयर्स और बाकी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाला करंट अफेयर्स बिल्कुल अलग है, आप पेपर नहीं निकाल पाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक एग्जाम को टारगेट करो। हर एक एग्जाम जो आप टारगेट कर रहे हो, कोई भी आता जाता फॉर्म भर रहे हो, अगर इसी स्ट्रैटेजी से चलते रहे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आई नो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग होता है जब कोई नया नया फॉर्म आता है और पूरा यूट्यूब उसकी वीडियो से भरा हुआ होता है कि तैयारी कर लो, क्रैश कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हमारा मन बहुत ज्यादा करता है कि यार क्या पता हो जाए। ट्रस्ट में नहीं होगा, जो कर रहे हो उस पर फोकस करो तो शायद हो जाएगा। ओके, सो दूसरी चीज ये है कि एक एग्जाम को आप टारगेट करो। हाँ, अगर आपकी एक एग्जाम की तैयारी अच्छी हो चुकी है तो आप बाकी के एग्जाम्स को कंसिडर कर सकते हो साइड बाय साइड, लेकिन एटलीस्ट अपना एक एग्जाम अपना मेन एग्जाम बना के चलो। नेक्स्ट थिंग इज कि क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया? अगेन लेट मी टेल यू, बहुत से स्टूडेंट्स ये काम नहीं करते। अभी अगेन जब मैं बच्चों से बात करती हूँ या जब एग्जाम पास आता है ना, तो उनसे पूछो कि अच्छा क्या पढ़ रहे हो? मैम हम ईएसआई स्टैटिक पढ़ रहे हैं। पीवाईक्यूज देखें, ईएसआई स्टैटिक आता है कहीं पे पीवाईक्यूज के अंदर? नहीं आता। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है, तो ईएसआई स्टैटिक इज द लास्ट थिंग यू शुड पिक अप। ठीक है, स्टैटिक के अंदर उसकी डिस्क्रिप्टिव के अंदर इसकी वेटेज होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईएसआई स्टैटिक को सबसे पहले उठाओगे। एआरडी बाकी है, क्यूआरई आपका बाकी है, करंट अफेयर्स आपका बाकी है, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ करके आपने सबसे पहले ईएसआई स्टैटिक उठा लिया। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज नहीं करोगे, खुद से एनालाइज नहीं करोगे, अगेन, क्या आपने डिस्क्रिप्टिव का एक एक क्वेश्चन खुद अपने हाथों से लिखा है? लेट मी टेल यू, जब आप हर एक क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखोगे ना, आपको पता चलेगा कि नबार्ड आखिर पूछ क्या रहा है, व्हाट इज देयर थीम एरिया, कहां पर उनका फोकस है। उसके बाद आपको चीजें समझ आएंगी, ओके दिस इज हाउ आई हैव टू प्रिपेयर द फॉर्डर मटेरियल। जब आप प्रीवियस ईयर एआरडी का पेपर देखोगे तो आपको समझ आएगा अच्छा ये चैप्टर्स है जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है, और ये भी है कि नबार्ड हो सकता है पिछले साल तक इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना पूछे और इस साल इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछ ले। तो यहां पर जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं पढ़ोगे, और सिमिलरली जो हमारा अगला पॉइंट भी है कि जब तक आप सिलेबस को नहीं अच्छे से पढ़ोगे, आप उस एग्जाम को नहीं समझ सकते। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, उन्हें लगता है अरे ये तो बड़ा ही अच्छा एग्जाम है,
ये 8 कंपोनेंट्स हैं, ये आधा तो नॉन मेरिट है, 3 मेरिट के कंपोनेंट्स हैं, सेम सिलेबस इसका है, उठाओ किताबें पढ़ने बैठ जाओ। अरे नहीं निकलेगा पेपर ऐसे। बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, एनालाइज दैट एग्जाम फर्स्ट। पहले आपको उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड नो दैट एग्जाम लाइक योर लेफ्ट हैंड। जैसे आपको अपने आप के बारे में पता है, ऐसे ही आपको उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि वो एग्जाम पूछ क्या रहा है, उसका फोकस किस चीज के ऊपर है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में वो किस तरीके के करंट अफेयर्स पूछते हैं। मैम स्टूडेंट्स आके पूछते हैं मैम स्कीम्स में क्या पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर देखे होते तो मुझसे ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मैम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हो नहीं रहा, क्या करें। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होते, सेक्शनल कट ऑफ देखी होती, तो अगेन मुझसे ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो बेसिक होमवर्क है पहले एग्जाम को समझना, वो आप करते ही नहीं हो। और जब तक आप उस होमवर्क को नहीं करोगे, जब तक आप उस एग्जाम को नहीं समझोगे, लेट मी वेरी ऑनेस्टली टेल यू, आपका पेपर नहीं क्लियर होगा। सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज एनालाइज योर प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड एनालाइज द सिलेबस। उसके बाद में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा ऐसा डर है, जो चीजें उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं करी उसका उन्हें डर है। उन्हें लगता है कि मैम हमने डिस्क्रिप्टिव का कभी लिखा ही नहीं है, और उन्होंने कभी नहीं लिखा, इस बात को अपने दिमाग में इतनी बड़ी बना लेते हैं कि वो फेस 1 क्लियर होने तक भी डिस्क्रिप्टिव का एक भी आंसर नहीं लिखते। अब होगा फेस 2 क्लियर, नहीं होगा, फिर रह जाओगे। स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। अगेन, कोई भी एग्जाम की जर्नी आपके ऐसी बिल्कुल प्लेन एंड स्मूथ नहीं होने वाली है। हर किसी की लाइफ में बहुत से रोड ब्लॉक्स आते ही आते हैं, ऐसे बहुत से ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको उन ऑब्स्टेकल्स को पार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे एक कहावत होती है कि जब ओखली में सिर दे ही दिया तो अब मुसर से क्या डरना। कि जब आपने उस एग्जाम के लिए साइन अप कर ही दिया कि ठीक है मुझे अभी एग्जाम करना है, तो आने दो फिर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वाई आर यू फियरिंग इट। आपका आंसर देख के आपको कौन जज कर रहा है? आपको इवैल्यूएटर्स आपके आंसर देखेंगे या चैट जीपीटी आपका आंसर देखेगा? करो ना गलती, जितना ज्यादा गलतियां करनी है करो, ताकि आपका जो मेन एग्जाम है उस दिन आप गलतियां ना करो। आप अगर आंसर राइटिंग नहीं करोगे सिर्फ इसी डर में कि मैंने आज तक कभी आंसर नहीं लिखा और मेरे आंसर्स तो बड़े गंदे होते हैं, तो आप कभी उस चीज से ऊपर नहीं आ पाओगे। राइट बैड आंसर्स, आपके पहले 100 आंसर्स बिल्कुल घटिया, रबिश, ट्रैश होंगे, एब्सोल्यूट ट्रैश, बट राइट, स्टिल राइट। जब तक आप नहीं लिखोगे आपको चीजें नहीं समझ आएंगी, यू विल नेवर बी एबल टू इंप्रूव। सेम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के साथ होता है। मैम हमें तो डर लगता है, तो फिर डरते रहो बैठ के। डर लगता है तो उस चीज को फेस करो, उस चीज की प्रैक्टिस करो, देखो कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। जब तक यू आर नॉट गोइंग टू डू इट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू पुट योर एफर्ट इनटू इट, राइट। सो दैट इज हाउ अगेन स्टूडेंट्स मेक दिस ब्लंडर कि उन्हें लगता है कि ये काम तो मैंने कभी किया ही नहीं है। अरे कभी नहीं किया तो क्या हुआ, एग्जाम वेट थोड़ी करेगा, या एग्जाम आपको इस बात की छूट थोड़ी दे देगा कि अरे इनको फलाना जी को तो जी आंसर राइटिंग नहीं आती, इनसे नहीं लिखवाते। लिखना तो पड़ेगा आपको, और फिर आपको आएगा नहीं। फेज 2 के अंदर आपका महीना भर मुश्किल से आपको मिलता है, तब आप कुछ कर नहीं पाओगे, फिर रह जाओगे। तो इससे बेटर है कि आप अभी उन चीजों को फेस करो, जिस चीज से आपको डर लग रहा है फेस इट। गंदे आंसर्स लिखोगे, लिख लो, कौन जज कर रहा है, और जो कर रहा है वो करता रहे। सो डोंट हैव दोस अनवांटेड फियर्स। अगेन, बहुत से बच्चों को लगता है मैम मुझे लगता है कि मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होगा, तो वो तो अगर ये डरते रहे और ये डर के मारे सिर्फ बैठे रहे तो वैसे भी नहीं क्लियर हो रहा है। बेटर है ना कि उस डर को फेस कर लो। प्लीज, ये अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, चीजों को ना कर पाने की डर की वजह से, इनकी वजह से डोंट लिमिट योर सेल्फ, डोंट लिमिट योर पोटेंशियल, बिकॉज वी ऑल हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल। लेकिन हमको लगता है यार ये तो मुझसे होगा नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। बाद में कब कर लोगे यार, टाइम ही नहीं है बाद में तो। सो वट एवर फियर्स यू आर हैविंग, जस्ट फेस देम, फेस देम एंड फेस देम विद कॉन्फिडेंस। आप जब डेली, अगेन कॉन्फिडेंस ना इस कंसिस्टेंसी से आएगा, जब आप डेली मेहनत करोगे ना, आपको पता है कि मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रही हूँ, या मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ उसके बाद भी आपके दिमाग में थोड़ा डर हो सकता है, उसके लिए मेंटर्स बैठे हैं, उसके लिए आपकी फैमिली बैठी है, वो दे विल टेक केयर ऑफ इट। बट इनिशियली अगर आप चीजों को स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ बातें ही बातें करी जा रहे हो कि डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो फिर तो बैठे रहो, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ ओनली। सो प्लीज डोंट हैव द फियर ऑफ दीज अनवांटेड थिंग्स, ठीक है।
तो ये वो कुछ चीजें हैं, ये वो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एग्जाम लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो अगर आप नबार्ड 2026 को टारगेट कर रहे हो और अगर इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज है जो इस वक्त आपको अपने शेड्यूल के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर देखने को मिल रही है, सो प्लीज आप उसे अभी ठीक कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम के कारण को ठीक नहीं करोगे आपका सोल्यूशन कभी भी सेम नहीं होगा। प्रॉब्लम अगर सेम है तो सोल्यूशन भी हर बार सेम ही होगा। ठीक है, सो प्लीज इफ यू सी कि अगर इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज है जो आपके शेड्यूल के अंदर है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है, प्लीज वर्क ऑन इट। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट इट। एंड इसमें से जो दो हमारी मेन प्रॉब्लम्स थी सिलेबस की और प्रीवाईक्यूज की, उनको तो मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ। अगर अभी तक एनालिसिस नहीं किया है, सो दिस इज द गाइड बुक फ्रॉम आवर साइड, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप इसको डाउनलोड कर लो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स और पूरा डिकोडेड सिलेबस वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस एंड दिस विल अगेन हेल्प यू इमेंसली इन हैविंग दोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस। तो दो प्रॉब्लम्स तो आपके यहीं पर सॉल्व हो गई। ठीक है, इसके बाद में इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, सो वी एज मेंटर्स आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन एडुटैप। चाहे आप हमारे पेड स्टूडेंट हो, अनपेड स्टूडेंट्स हो, वी आर ऑलवेज हियर, right? And students, if you are preparing for NABARD 2026 exam and if you want to have a paid course, ठीक है, if you want to have, then you can visit our website edutab.in. Here we have two courses for the NABARD 2026 exam. One is the gold course wherein we provide you the complete mentorship for phase 1, phase 2 and the interview, and the another one is the silver course wherein we provide you the complete mentorship for phase 2 and interview, right? Apart from that, there are test series for phase 1 and phase 2 and alone for phase 2, right? So if you're interested, you can enroll into these courses. On that note, I'm ending this session here. I hope this was helpful, and if this was helpful, please let me know in the comment section below, और क्या ऐसे issues हैं जो आप face कर रहे हो जिनकी वजह से आपकी preparation efforts लगाने के बाद भी अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही है। Please let me know about them in the comment section below. On that note, I'm ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.